हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये स्पेशली क्लास उन बच्चों के लिए है जो कि अभी अभी प्रमोट होकर 11th क्लास से प्रमोट होकर 12th क्लास में आए हैं। आप जानते हैं कि जो पिछली कक्षाएँ जो थी 12th तक की, उसके अंदर RBSC का कोर्स चलता था, ठीक है। और अभी खैर उनकी परीक्षाएं नहीं हुई है, लेकिन अब जो बच्चे 11th क्लास से प्रमोट होकर जो 12th क्लास में आए हैं, अब उनके जो कोर्स है जो कि सत्र 2021 और 22 का जो कोर्स रहेगा उनके, वो रहेगा NCERT, ठीक है। तो आज से ही हम NCERT की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको सर ने बताया होगा कि यूट्यूब पर जो क्लासें मिलती हैं किसी भी कक्षा की, जो NCERT की स्पेशली हम बात करें तो उसके अंदर वो ज़्यादातर जो है इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों की मांग आती है कि हिंदी क्लासों को भी, हिंदी मीडियम की क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए यूट्यूब पर। तो आज से ही हम जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी की, और धीरे धीरे आपकी केमिस्ट्री की, इन सभी की, फिजिक्स की भी वो भी क्लासें लग जाएगी। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी स्पेशली हिंदी मीडियम की क्लासें रहेगी, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि स्पेशली पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में रहेगा। हिंदी मीडियम के साथ साथ अगर कोई ऐसा शब्द आया जिसे इंग्लिश में बताने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं साथ का साथ आपको नोट करवाते जाऊंगी, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 12th क्लास का NCERT का पहला जो लेसन है, जिसका नाम है जीवों में जनन। ये लेसन आपके बहुत ही ईजी सा लेसन है, बहुत छोटा सा लेसन है, इसमें आपको इतनी कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। आपको आपकी NCERT बुक जो है वो सामने रखनी है आपके, और जो भी मैं यहाँ पर बोलती जाऊँगी वो आपको एक कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो हम इसे ज़्यादा समझेंगे। लिखने का मैटर बहुत कम है, लेकिन इसमें समझने का मैटर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आज जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर है 1, लेसन नंबर 1 है वो आपका, और इसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन। आपके जितने भी साथी हैं जिनकी सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी हैं, और जो अभी अभी 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में आए हैं प्रमोट होकर, आप उनको ये क्लासें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन क्लासों का फ़ायदा हो सके। और अगर इन क्लासों में आपको कोई भी समस्या आ रही हो, कोई सवाल ऐसा है जो आपके मन में आ रहा हो, या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो या तो हम उसी टाइम में आपको उसके अंदर आंसर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में ही आंसर लिख के भेज देंगे, या फिर आपको अगली कक्षा में, जैसे अगर बायोलॉजी में कोई दिक्कत आई तो मैं बायोलॉजी की जो अगली क्लास लूँगी, ठीक है, तो पहले वाली समस्या को मैं उसमें आपको हल करवा दूँगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जीवों में जनन। बहुत सिंपल सा लेसन है ये, नाम से पता चल रहा है। अब हमें इस लेसन में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है जीवों में जनन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो शब्द है हमारा यहाँ पर आया है जनन। देखिए, जीव क्या होते हैं वो आप सभी को पता है, लेकिन जनन क्या होता है वो हम देखेंगे। जनन किसे कहेंगे? जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन के अंदर दो शब्द आए हैं। एक तो आ रहा है हमारा री शब्द, और एक आ रहा है प्रोडक्शन। री शब्द जो है इसका मतलब होता है हिंदी में पुनः या फिर से, पुनः या फिर से। और प्रोडक्शन का मतलब होता है क्या? उत्पन्न करना या पैदा करना। उत्पन्न करना या पैदा करना, ठीक है। यानी कि इस रिप्रोडक्शन शब्द का जो मतलब है वो क्या है? पुनः या दोबारा या फिर से पैदा करना या उत्पन्न करना, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई गाय है, वो एक बच्चिया को जन्म देती है। गाय की जो छोटी बच्चियाँ होती है, फीमेल है, जो कि बछड़े का नाम नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पर, बच्चिया कह रही हूँ, जो कि बड़ी होकर गाय ही बनने वाली है। वो एक बच्चिया को जन्म देती है,
जब ये बच्चियाँ बड़ी हो जाती है तब ये फिर से क्या बन जाएगी, गाय बन जाएगी, है ना। जो परिपक्व अवस्था में जब बच्चियाँ आ जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, गाय। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई, गाय ने बच्चियाँ को जन्म दिया, अब वो बच्चियाँ बड़ी होकर गाय बन गई। अब यही बच्चियाँ जो कि गाय बनी है वो फिर से किसको जन्म देगी, एक बच्चे को जन्म देगी, यानी कि बच्चियाँ या बछड़े कोई भी इसको गाय के बछड़े को जन्म देगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, जो गाय है, गाय ने बिल्कुल अपने ही समान, बिल्कुल वैसा का वैसा बच्चा पैदा किया, है ना। भाई गाय है तो गाय के बच्चा ही पैदा होगा, उसी के जैसी बच्चियाँ पैदा होगी, उसी के जैसा बछड़ा पैदा होगा। ऐसा तो नहीं है कि गाय के भैंस पैदा हो गई या गाय के कोई कुत्ता बिल्ली पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। यानी गाय ने बिल्कुल अपने ही जैसे बच्चे को जन्म दे दिया। ठीक है, तो हम इस जनन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, इस जनन को हमने कैसे समझा। हमने ये देखा कि जब गाय ने बिल्कुल अपने ही समान बच्चा पैदा किया तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, जनन। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। इसी प्रकार से ये गाय इस बछड़े को जन्म दिया, इस गाय ने। ठीक है, अगर यहाँ पर भी फिर से बच्चियाँ पैदा होती तो वो भी आगे से आगे ऐसे जन्म देती जाती। ठीक है, तो गाय ने जब अपने ही समान बच्चे को जन्म दिया तो उसे अपन ने क्या कहा, जनन कहा। यानी कि हम जनन को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब, यानी कि जीव जो हैं, या यूँ कह सकती हूँ कि जीवों के द्वारा अपने ही समान क्या करना, नया जीव उत्पन्न करना, नया जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी कि किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो जनन की परिभाषा और जनन का अर्थ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जनन अगर अपनी भाषा में देखें तो कोई भी जीव है वो अपने ही समान नया जीव उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि माता पिता, हमारे ही माता पिता हैं, ठीक है, वो मनुष्य हैं, तो हम लोग भी क्या हैं, मनुष्य हैं, उन्होंने हमें पैदा किया। ठीक है, तो मनुष्य के बच्चा मनुष्य होगा, गाय का बच्चा गाय होगा, भैंस का बच्चा भैंस होगा, है ना। तो वो बिल्कुल उन्हीं के समान है। किसके समान है, जैसे उसके माता पिता है वैसे ही उसका बच्चा है। ठीक है, तो अब देखिए जनन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जीवों के द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, अब जनन के अंदर कितने जीव भाग लेंगे, जनन के अंदर कितने जीव भाग लेंगे, दो ही जीव भाग लेंगे। एक तो वो जीव जो बच्चा पैदा कर रहा है और एक वो जीव जो पैदा हो रहा है। ठीक है, यानी जनन के अंदर कितने जीव भाग लेंगे, दो जीव भाग लेंगे। यानी एक तो जो पैदा कर रहा है वो जीव और एक जो पैदा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इस गाय ने नए बच्चे को जन्म दिया तो दो जीव हो गए ना यहाँ पर, इन दोनों जीवों ने जनन में भाग लिया। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो जीव जन्म देता है, जो जीव जन्म देता है, मैं यहाँ पर लिख लूँ, जो जीव जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, जनक, या इसी को हम क्या कहते हैं, पैतृक। ठीक है, जो जीव जन्म देता है उसे हम क्या कहेंगे, जनक या पैतृक। आपको बस यहाँ पर जनक याद रखना है, पैतृक यही नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो जीव क्या करता है, जन्म लेता है, जो जीव जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संतति। क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संतति। ठीक है, तो जो जीव जन्म देता है उसे हम जनक कहेंगे और जो जीव जन्म लेता है उसे हम क्या कहेंगे, संतति कहेंगे। यानी कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारे माता पिता हमारे क्या हो गए, जनक हो गए, और जो हम लोग पैदा हुए, जो हम हैं, तो वो हम लोग क्या हो गए, संतति हो गए। हमारे माता पिता की हम लोग क्या हो गए, संतति हो गए। ठीक है, तो जनन क्या होता है पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये शब्द जब आएंगे कि जनक वो है, संतति ये है, तो फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जनक क्या होता है और संतति क्या होती है। तो एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा।
जनन जो होता है, जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः या फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, फिर से पैदा करना। ठीक है, अब फिर से कैसे पैदा हो रहा है? देखिए, जो गाय थी, अभी भी उदाहरण देखा, गाय थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, फिर वही गाय जो कि बड़ी हुई, फिर उसने बच्चे को जन्म दिया, तो ये बार बार ये क्रियाएं चलती रह रही है। तो यही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन की हमने परिभाषा देखी कि जीवों के द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। भाई पौधा है तो पौधे के जब नया बीज बनेगा और उस बीज से जब नया पौधा बनेगा तो वो पौधा ही बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई नीम का पेड़ है उसके ऊपर कोई भी दूसरा जीव उत्पन्न हो गया या उसी से कोई नया जीव पैदा हो गया, है ना। तो अपने ही समान जब नया जीव पैदा करता है कोई जीव तो उसे हम कहते हैं जनन। इस जनन में दो जीव भाग लेते हैं, कौन कौन से? एक तो वो जीव जो जन्म देता है, इसे हम जनक कहते हैं, और एक वो जीव जो जन्म लेता है उसे हम संतति कहते हैं। ये दो शब्द आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो जनन है इसके बारे में कुछ चीज़ें समझनी है हमें। जनन के अंदर बहुत सारे जो जीव होते हैं उन सभी की जीवों की जो आयु होती है वो बहुत अलग अलग होती है। ठीक है, जीवों की जो आयु होती है वो अलग अलग होती है। कोई जीव 50 वर्ष तक जी सकता है, कोई कुछ ही दिनों तक भी जी सकता है, कोई 400 वर्ष तक जीवित रह सकता है, और कोई जो जीव है वो 400 वर्ष से भी अधिक तक जीवित रह सकता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जीवों का जो जन्म होता है या जन्म जब लेता है या जीवन काल जब होता है। अच्छा, पहले हम जीवन काल को पढ़ लेते हैं कि जीवन काल क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताती हूँ आपको जीवन काल की। इस जीवन काल का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जीवन काल का मतलब क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या कोई भी जीव जन्म लेता है, जन्म ले लिया है, अब आपको ये पता है इस मृत्युलोक का एक, यूँ कह सकते हैं, एक अंतिम सत्य है मृत्यु, है ना। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव आए हैं उनको एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। वो कब मरे वो उनके आयु पर डिपेंड करता है कि उसकी आयु कितनी है। भाई मनुष्य की आयु भी अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा आज जन्म ले रहा है वो शाम को ही मर जाए, या कुछ लोगों की आयु 100 वर्षों तक हो सकती है, किसी की 120 वर्ष तक हो सकती है। बहुत सारे जीव हैं जिनकी आयु जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब अगर किसी जीव ने जन्म लिया है तो उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, चाहे वो 10 वर्ष की हो, 50 वर्ष की हो, 100 वर्ष की हो। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो किसी जीव ने जन्म लिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जन्म से जो ये मृत्यु तक का जो समय है, जब जन्म लिया और मृत्यु तक का जो समय है, मान लीजिए कि आज किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है और वो 1 साल बाद में ही मर जाता है। किसी बच्चे ने जन्म लिया और वो 1 साल बाद में ही मर जाता है। तो आज और जब मरा वो, उसके बीच का जो ये समय है, उसी समय को हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं इसको। ठीक है, जीवन काल क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। आप कॉपी लेकर बैठें और ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं मैं याद करवा रही हूँ उनको मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ उनको भी आप नोटिस करते जाएं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? आपका जीवन काल कहलाता है। अब ये जो जीवन काल होता है, मैंने अभी अभी बताया कि ये जो जीवन काल होता है वो प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग होता है। एक हाथी का जीवन काल अलग होगा, एक चींटी का जीवन काल अलग होगा, एक पौधे का जीवन काल अलग होगा, एक मनुष्य का जीवन काल अलग होगा। ठीक है, तो जीवन काल
किसी की जीव, कोई भी जीव हो, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा जीव है वो ज़्यादा समय तक जिएगा या कोई बहुत छोटा जीव है तो वो बहुत ही कम समय तक जिएगा। ऐसा उसके शरीर की जटिलताओं पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी भी जीव का जीवन काल उसके जटिलताओं पर निर्भर नहीं करता है या उनकी शरीर की आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो जीवन काल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ये हमने प्रजनन पढ़ा है उसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जो प्रजनन है या जनन है, देखिए जनन को ही प्रजनन कहा जाता है। तो जो जनन है, जनन के बारे में हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है कि जनन में आपने ये देखा होगा कि जो जीव आया है उसे मरना ही पड़ता है। अभी अभी हमने देखा, उसी को अपन जीवन काल, उसके बीच का समय जो होता है उसे अपन जीवन काल कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अमर भी कह सकते हैं। अमर का मतलब जो कभी ना मरता हुआ हो। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपने पहली बार जानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जीव अमर कैसे होता है। भाई अंतिम सत्य है जीवन का कि मृत्यु होना निश्चित है, तो कोई जीव अमर कैसे होता है। तो देखिए, आपने कुछ जीव ऐसे देखे होंगे, बहुत ही सूक्ष्म जीव जो होते हैं, छोटे से जीव जो होते हैं। मान लीजिए कि हम अमीबा की ही बात कर लेते हैं। ये कोई अमीबा है। अमीबा की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है, कोई फिक्स नहीं होती है, क्योंकि वो एक कोशिकीय संरचना है, उसके अंदर कोई कंकाल नहीं पाया जाता है, उसका आवरण जो होता है वो केवल कोशिका झिल्ली से ढका होता है। तो ये कोई एक कोशिकीय जीव है। अब अगर इसके अंदर जनन करना है तो जनन में ऐसा क्या, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में जनन करना है, एक नर है एक मादा है। जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो तीसरा होता है, यानी कि 3 सदस्य हो जाते हैं। लेकिन इसमें अगर जनन होना है तो आपको पता है कि इसमें किस प्रकार से आगे पढ़ेंगे, इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि कैसा जनन होता है, क्या कहते हैं इसको। अभी मैं नॉर्मल समझा रही हूँ कि अगर इसको जनन करना है तो ये 2 भागों में बंट जाएगा और इस प्रकार से 2 नए जीव बना लेगा। ये 2 भागों में बंट जाएगा और 2 नए जीव बना लेगा। तो इसी अमीबा ने क्या किया, अपने आप में ये 2 भागों में बट गया और 2 नए जीव बना लिए। तो ये जो पुराना वाला, अच्छा इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जनक कह सकते हैं। अभी भी पढ़ा हमने, ये जनक हो गए और ये दोनों क्या हो गई, इसकी संतति। तो अभी भी आपने ये देखा कि जो जनक है वही किस में रूपांतरित हो गया, संतति में रूपांतरित हो गया। क्या जनक की मृत्यु हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स है, 2 माता पिता हैं, ठीक है, उसका बच्चा पैदा होता है, जब वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी भी मृत्यु होती है, सभी की मृत्यु होती है। लेकिन वो बच्चा तो जिंदा है, यानी उस बच्चे की, यानी कि उस संतति के जो माता पिता है वो मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस अमीबा से ही 2 नए जीव बन गए। ठीक है, तो इस अमीबा की क्या नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। इसी ने अपने आप को किसमें, 2 जीवों में बांट लिया। ऐसे जीवों को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे जीवों को हम कह सकते हैं अमर। क्या कह सकते हैं, अमर कह सकते हैं। ठीक है, जो जीव मरते नहीं हैं उन्हें हम अमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इसकी मृत्यु नहीं हुई है, ये तो 2 भागों में बट गया, तो इसी को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर अमर कहेंगे। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि अमर कहा जा सकता है उनको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रजनन करना क्यों आवश्यक है। जो प्रजनन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर प्रजनन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब कुछ हम अब देखेंगे। तो देखिए, पहला है प्रजनन। पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, प्रजनन या जनन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रजनन की आवश्यकता, प्रजनन की आवश्यकता। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीव जनन क्यों करते हैं, तो आपका सभी का लगभग 99% बच्चों का आंसर यही होगा कि जीव अपने ही संतति, या यूँ कह सकते हैं अपने ही वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, तो मैं पहला एक पॉइंट लिख लेती हूँ यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीवों की निरंतरता को बनाए
रखने के लिए या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिख लेती हूँ, जीवो या फिर वंश। यानी कि कोई भी जीव जनन क्यों कर रहा है? निरंतरता को बनाए रखने के लिए। किस प्रकार से निरंतरता? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रामलाल, ठीक है, कोई भी अपने पर नहीं ले, मैं ऐसे नाम दे रही हूँ, ठीक है। रामलाल की शादी हो जाती है किसी औरत से जिसका नाम है रामू देवी, ठीक है। ये खुशी खुशी अपने परिवार में रहते हैं और एक दिन इनका एक बेटा होता है, इन दोनों का ही एक बेटा होता है, ठीक है। चलिए उसका नाम लिख लेते हैं अपन, लादूलाल, ठीक है। और इस लादूलाल की फिर से शादी होती है किसके साथ में? लादी देवी के साथ में, ठीक है। इस तरह से इन दोनों की शादी हुई, फिर से इनके एक बच्चा हुआ जिसका नाम हम रख देते हैं मांगूलाल, ठीक है। और इनकी शादी हो गई किससे? मांगी देवी से। आपको आंसर तो आ ही रहा होगा अब आगे से आगे, इनसे शादी हो गई। लेकिन जब मांगी देवी और मांगूलाल की शादी हुई तो आगे कोई भी इनका बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। इनका आगे जाकर कोई बच्चा नहीं हुआ। तो इनका जो ये वंश चल रहा था, ठीक है, मान लीजिए ये किसी भी वंश के थे, है ना, कोई भी वंश कोई भी जाति आप इनको दे सकते हो। तो इनका जो वंश चल रहा था वो यहीं पर आकर क्या हो गया? खत्म हो गया। इनके वंश को इनका नाम चलाने के लिए आगे कोई संतति पैदा ही नहीं हुई, आगे कोई जीव ही पैदा नहीं हुआ। तो इनका वंश जो होगा वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर इनमें भी जनन हो जाता, अगर ये भी बच्चा पैदा कर पाते तो इनका जीवन जो है, ये इनका जो वंश है वो आगे से आगे निरंतर चलता रहता, इनका वंश जो है वो आगे से आगे बढ़ता रहता। यानी कि जनन जो है, अब हमने एक चीज़ सीखी है कि जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वंश या जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, वंश या जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। आप ये नोटिस कीजिए जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए, ये नोटिस नहीं करना है, रामलाल वाला वंश नोटिस नहीं करना है, सिर्फ ये लाइन नोटिस करनी थी। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि जीवों के अंदर, दूसरा हम देखते हैं इसमें कि जो जनन है, प्रजनन से जीवों में क्या आती है? विभिन्नताएं आती हैं। तो जीवों में विभिन्नताएं लाने के लिए जीवों में विभिन्नताएं लाने के लिए, अब विभिन्नताएं कैसे? क्या आपकी शक्ल या आप जो है पूरे के पूरे हूबहू अपने माता पिता से मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। जनन के द्वारा जीवों में क्या आती है? विभिन्नताएं आती है, अलग अलग विभिन्नताएं आती है, ठीक है। हम जानते हैं कि हम लोग जो है वो किसके वंशज हैं। हम कहते हैं ना कि हम लोग किससे बने हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हम तो, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। क्या आज भी हम बंदर जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। धीरे धीरे जब उद् विकास होता गया, धीरे धीरे जब परिवर्तन होते गए, आगे से आगे जनन होता गया, तब उनमें क्या होते गए? परिवर्तन आते गए हैं। और परिवर्तन आकर हम आज ऐसे डेवलप हो चुके हैं पूरी तरह से कि हम बंदरों से पूरी तरह से अलग दिखने लग गए हैं, ठीक है। हाँ, कुछ संरचनाएं उनकी और हमारी सेम हो सकती है, लेकिन क्या आज हमारे में पूंछ पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती है। जबकि उनमें पूंछ होती है। पूंछ इसलिए गायब हो गई क्योंकि उसका हमारे शरीर में कोई काम ही नहीं था। उनमें काम है, बंदरों में आज भी पूंछ होती है क्योंकि उनके अंदर वो काम की है। वो पेड़ पर लटकते हैं तो उनमें संतुलन बनाए रखने के लिए काम में आती है, लेकिन हमारे में कोई काम की है क्या? नहीं है। धीरे धीरे विकास के कारण बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिससे व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये विभिन्नताओं को लाने के लिए भी क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। तीसरा हम देखते हैं, पृथ्वी पर
जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कल्पना कीजिए कि अगर कोई सभी जीव जो हैं, कोई क्या, सभी के सभी जीव जनन करना बंद कर दे तो आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी कैसी हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी। क्योंकि बूढ़ी कैसे हो जाएगी? क्योंकि जो भी जीव बचेंगे वो बूढ़े होते जाएंगे, लेकिन नया जीव तो कोई पैदा ही नहीं होगा। और एक ऐसा समय आएगा कि जब जो जीव पैदा होकर जो बूढ़े भी हो गए हैं उनकी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव बचेगा ही नहीं। अगर जीव नहीं होंगे, या यूँ कह सकते हैं कि अगर प्रजनन नहीं हुआ और नए जीव पैदा नहीं हुए, तो नए जीव पैदा नहीं होने पर ये पृथ्वी जो होगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? सुनी हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी जीव पैदा नहीं होगा, यहाँ पर कोई जीव बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की क्या बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जीव या जनन आवश्यक हैं। ठीक है, आज प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने उतार लिए होंगे। एक जो लास्ट पॉइंट रह जाता है अपना, वो हम पढ़ लेते हैं कि जनन आवश्यक क्यों है और क्यों आवश्यक है। तो जीवों का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यानी कि अगर जीव ही नहीं होंगे, जनन ही नहीं होगा, तो जीव ही पैदा नहीं होंगे। और जब जीव ही पैदा नहीं होंगे तो जीवों का अस्तित्व बना रहेगा क्या? नहीं। डायनासोर का नाम आपने सुना होगा सभी ने, बच्चों ने फिल्म में ज़रूर डायनासोर देखा होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने नाम भी नहीं सुना हो। क्या आज वो इस पृथ्वी पर है? नहीं है। क्योंकि एक ऐसा समय आया था जब पृथ्वी उलट पुलट हुई थी, तब उनका पूरा का पूरा वंश जो है, या उसकी पूरी की पूरी जो जाति है, वो नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद में कोई नया डायनासोर पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि नए डायनासोर बचे ही नहीं, तो उनके अंदर जनन भी नहीं हुआ। और आज की दुनिया में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर डायनासोर की एक भी जाति उपलब्ध हो या एक भी जीव उसका उपलब्ध हो, क्योंकि उनमें जनन होना ही बंद हो गया था। अगर ऐसा ही हमारे साथ हो कि मनुष्य या किसी भी जीव के साथ हो कि वहाँ पर उनके अंदर जीवों में जनन होना ही बंद हो जाए, तो क्या हमारी भी कोई जाति बचेगी क्या? आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर मनुष्य के अंदर, मनुष्य की जाति जो है, मनुष्य के अंदर अगर जनन होना ही बंद हो जाए, तो क्या मनुष्य, एक भी मनुष्य इस पृथ्वी पर बचेगा क्या? नहीं बचेगा। यानी उसका अस्तित्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो जीवों का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी क्या ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत है? जनन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक बार नोटिस कीजिए। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं, और भी इसके आगे का लेसन में आपके क्या क्या टॉपिक हैं वो हम पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ते हैं प्रजनन के लक्षण। पहले ही उतार दिया है क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो प्रजनन के लक्षण पढ़ते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं जब प्रजनन की क्रिया होती है। तो पहला हम पढ़ते हैं कि नए जीव का निर्माण होता है। ये तो सार्वभौमिक सत्य है भाई, प्रजनन हो रहा है तो नया जीव तो बनेगा। नया जीव उत्पन्न होने की क्रिया को ही हम प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? नए जीव का निर्माण होता है। अब इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आप डायरेक्ट इसको स्क्रीनशॉट लेके, मैं थोड़ा टाइम दूंगी तो आप इसको उतार भी सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सेकेंड वाला जो है अपना, कोशिका निर्माण व कोशिका वृद्धि होती है। अगर नया जीव बन रहा है तो क्या होगा? कोशिका का निर्माण भी होगा और कोशिका की वृद्धि भी होगी। भाई नया जीव बन रहा है, नया जीव है, कोई भी जीव है जब बनता है, कोई भी जीव जब पैदा होता है, तो उसका शरीर किसका बना होता है? आपका, मेरा या किसी भी जीव का शरीर है वो किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है। तो कोशिकाओं की वृद्धि होगी, कोशिकाओं का निर्माण होगा, तभी तो नया जीव बनेगा। बिना कोशिकाओं के निर्माण के, बिना कोशिकाओं की वृद्धि के कोई नया जीव कैसे बन सकता है?
बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोशिका का निर्माण भी होता है और कोशिका की वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए की प्रतिकृति, यानी कि आप जानते हो कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, तो डीएनए की क्या होगी, प्रतिकृति होगी। माता पिता से डीएनए किस में आता है, वही कोशिका ही माता पिता से बच्चों में आ रही है। नर युग्मक और मादा युग्मक, आप जानते हैं कि ये एक कोशिका है, जनन कोशिका है, जो माता पिता से बच्चों के अंदर जब आती है तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और वो युग्मनज जो होता है वो भी एक कोशिका होता है, वो एक ही कोशिका होती है जिससे पूरा का पूरा शरीर का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो माता पिता से डीएनए अब कहाँ पर आ जाएगा, बच्चे के अंदर आ जाएगा। तो वो कैसे, आगे जब कोशिकाएं बनेगी तो कोशिकाओं में डीएनए का भी निर्माण होगा, या यूँ कह सकते हैं डीएनए की प्रतिकृति होगी, फोटोकॉपी होगी। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी होना। ठीक है, तो डीएनए की क्या हो जाएगी, फोटोकॉपी। एक डीएनए से दो, दो से चार, इस तरह से डीएनए बनेंगे। तो यहाँ पर डीएनए की क्या हो जाती है, प्रतिकृति हो जाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं आरएनए। आरएनए भी आप जानते हैं। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप 12th क्लास में हो तो ये आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए प्रोटीन व अन्य जैव रसायन पदार्थों का भी निर्माण होता है। भाई नया जीव बन रहा है, प्रोटीन का निर्माण करना ज़रूरी है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। आरएनए का निर्माण करना भी ज़रूरी है, प्रोटीन का निर्माण करना भी ज़रूरी है, और भी बहुत सारे जैव रसायन ऐसे होते हैं शरीर के अंदर, इनका भी निर्माण होता है। तो ये हमने क्या पढ़े, प्रजनन के लक्षण पढ़े। तो आज की क्लास में हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं, कोई खास इतना भारी भरकम चीज़ नहीं पढ़ी है या इतनी डरावनी चीज़ भी हमने नहीं पढ़ी है। वैसे तो बायोलॉजी है ही बहुत ईजी। ठीक है, बायोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, वो हम बिल्कुल समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक थे वो बहुत ईजी थे, बहुत सामान्य सी जानकारी थी जो सभी बच्चों को लगभग पता होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये नोट्स भी मैं वैसे के वैसे उतरवा रही हूँ, या तो मैं पहले लिख लूँगी या फिर आपके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी, लेकिन उसमें क्या है ना कि टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाती हूँ यहाँ से। तो अब इसके बाद में हम जो क्लासें पढ़ेंगे, आगे की क्लास हम लेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज किसी आवश्यकता के कारण, क्योंकि फ़ोन भी बार बार आ रहे हैं तो मुझे कहीं जाना भी है, तो आप बस पढ़ते रहिए, इस क्लास से जुड़े रहिए और इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके जो भी आसपास के फ्रेंड्स हो जो 12th क्लास से जो अब प्रमोट होकर 12th क्लास में आए हों, उनको भी ये फ़ायदा मिल सके, है ना। सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ या लाइक्स वगैरह आएंगे, तो हमें भी क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमें भी क्लासेस लेनी है। बच्चों का अगर अच्छा रिव्यू आ रहा है तो हमें भी क्लासेस लेनी पड़ेगी, तो हम और भी अच्छा कोशिश करेंगे कि आगे से आगे कंटिन्यू आप ही क्लासें लें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा परीक्षाएं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई जो हो रही है वो बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप घर पे बैठे बैठे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।